हल्दी वाले दिन मैं पीले कपड़े पहने अपने सहेलियों के बीच में बैठी हुई थी कि अचानक मेरा दिल मतलाने लगा। मेरी बदलती हालत को देखकर मेरी सास, जो अभी अभी हमारे घर पर हल्दी की एक रस्म करने आई थी, फौरन उठकर मेरे पास आ गई और मुझसे कहने लगी कि क्या बात है, सब ठीक तो है। मैंने सर हाँ में हिला दिया था, लेकिन सच तो यह था कि मेरे हाथ पैर अब कांपने लगे थे। मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, राजू बेटा क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे आसपास बैठी मेरी सहेलियां मेरी सास की बात सुनकर कहने लगी, वह सास हो तो ऐसी हो, कितनी ख्याल रखने वाली है, दिल चाहता है कि हमारी भी ऐसी ही सास हो। मेरी एक चुलबुली सहेली की बात पर मेरी सब सहेलियों ने जोर जोर से हंस रही थी। हल्दी की खुशबू मेरे सर को छड़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बस अभी मैं गिर जाऊंगी कि तभी सामने से आते अतुल पर मेरी नज़र जब पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झुक गई। मेरे शरीर में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक ही रात की बात है मेरी जान, कल हम एक हो जाएंगे। वह मेरे कानों में खरगोशी करते हुए बोला तो सर में से मेरे गाल लाल होने लगे। इतने में मेरी सास मेरे लिए जूस ले आई और मुझसे कहने लगी कि जल्दी से इसे पीकर खत्म करो। मुझे लगता है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, इसीलिए कमजोरी हो रही है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे जूस की खुशबू से ही उल्टी आने का मन कर रहा था। मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई थी, ऐसा लगा कि अभी उल्टी आ जाएगी। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में भागी थी और सीधे बाथरूम में घुस गई थी। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ और मेरी सास भी आ गई थी। बाथरूम के जाते ही मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी। उल्टियाँ करके जब मैं डल हो चुकी थी, थोड़ी देर बाद मैं बाहर आई तो मेरी माँ और मेरी सास बहुत परेशान थी। मेरी माँ ने कहा थोड़ी देर आराम कर लो। मेरी सास भी मेरे पास ही बैठ गई थी। मेरे ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, सामने वाला घर ही मेरी ससुराल था। बचपन से ही मेरा आना जाना लगा रहता था। मेरी विधवा माँ मेरे पास ही आकर बैठ गई और मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी। लोगों की भी गंदी नजरें होती है ना, जाने कौन आज आंख भर के तुझे देखता रहा था। 100 बार तुझे कहा है कि अपना ध्यान रखा कर। मैं चुप करते हुए कहा मम्मी बस भी करो, क्योंकि मेरा सर भारी हो रहा था। मम्मी ने कहा अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो। राजू कल का दिन है, बस कल भी तुम्हारी यही हालत हुई तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि कोई बीमार बहू को अपने चिपका दिया ना। जाने क्यों मुझे मम्मी की वह बात अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं थोड़ा गुस्से में बोली, बीमार भी भगवान ही करता है और उसे ठीक भी भगवान ही करता है, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। मैं कोई जानबूझकर तो बीमारी अपने ऊपर नहीं लगाई है। मम्मी कहने लगी कि कब कह रही हो कि तुम भी बस बात का बतंग बना लेती हो, आप कम से कम आराम तो करो। तो मैं करवट मोड़कर लेट गई। अगले दिन बारात थी। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक बार में ही रख दिया था। मेरी सास को शादी की बहुत जल्दी थी और मेरा दिल सुबह ही बंद हो रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज की स्मेल मेरे सर को चली जा रही थी। यहाँ तक कि अपने करीब से आने वाले का मेकअप की खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी और मेरा दिल कह रहा था कि यह सारा मेकअप उतार कर बाहर भेज दो। मैं बड़ी मुश्किल से मेकअप करवा कर और फिर मैं जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया तो थोड़ी देर के बाद मेरा पति अतुल भी आ गया था। जैसे तैसे करके शादी हो गई थी और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में भी कुछ रस्म हो रही थी, लेकिन मेरा किसी भी रस्म करने का दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भी चक्कर आ जाएगा, लेकिन मैं जैसे तैसे खुद को संभालने बैठी हुई थी। और फिर रात हुई तो मुझे अतुल के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरा बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा फूलों से सजाया गया था, लेकिन अचानक ही थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भागती हुई सीधे बाथरूम गई और मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे लगा कि मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। मैं मुश्किल से खुद को घसीटते हुए बाहर आई थी कि कमरे में मौजूद मेरी सास ने मुझे गौर से देखा और कहा, क्या बात है, बार बार उल्टियाँ क्यों आ रही है तुझे। फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और मेरा चेकअप करने लगे। चेकअप पूरा करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही रिश्तेदार औरत लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो मेरी सास ने अब देखा ना, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि यह तो प्रेग्नेंट है। पता नहीं किसका पाप अपने कोख में रखकर मेरे घर आई है। ऐसी चरित्रहीन बहू मैं अपने घर में स्वीकार नहीं करूंगी। यह खबर इतनी अचानक कानों में पड़ी थी कि वहां पर मौजूद सब औरतों के सांप सूंघ गया था। नई नवेली दुल्हन जिसे अभी सुहाग रात भी न मनाई थी, उसका एकदम से
पैर भारी होने ऐलान यकीनन सबको शक में डाल गया था। वही मैं भी बहुत ही हैरत भरी नजरों से अपनी सास की तरफ देख रही थी और यह सब कुछ सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। सबके साथ साथ मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यह कैसे मुमकिन है? किसी ने मेरी माँ को यह भी खबर दे दिया थे कि यह तो फौरन भागती हुई मेरे कमरे में आई थी। मेरी विधवा माँ, जिनकी कुल जमा पूंजी सिर्फ इज्जत ही थी, वह यूं ही भरी महफिल में लुटाता देखकर मेरे पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी और जमीन पर बैठ गई। मैं परेशान नजरों से अपनी सास की तरफ देखने लगी। यह सब क्या हो गया था? बल्कि इसमें भी ज़्यादा मुझे ही इस बात की टेंशन थी कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो अभी तक किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं एकदम कुमारी थी, लेकिन अगर मैं कुंवारी थी तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी समझ से सारी बातें बाहर थी कि अचानक मेरी सास ने कमरा खाली करने को कहा और उनसे जाते ही एकदम से अतुल कमरे में आया तो मैं खुद में सिमट गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैं घूंघट जरा सी निकाल कर उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक खुशी देखी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मगर मुझे हैरानी हुई थी कि इतनी बड़ी खबर पर इतना चुप और शांत नजर कैसे आ सकता है। मर्द तो ऐसी बात सुनते ही बाद पत्नी को जान से मार डालने पर या उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं। यह ऐसे बहुत ही कहानी हमारे समाज में पहले हुई है कि पहले ही रात में पत्नी को मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़, टीवी और अखबार में आते रहते हैं। और वजह यही बताई जाती है कि लड़की चरित्रहीन थी, लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते हुए गुनगुनाते अतुल को देखकर मेरा दिल और भी ज्यादा घबरा गया था। ऐसे लगा कि जैसे तूफान आने से पहले की शांति है। मुझे तो लग रहा था कि यह खबर अतुल के दिमाग पर असर डाला हो सकता है। यह रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है और यह सुहाग रात का कमरा मेरी मौत का मातम कमरे में बदलने वाला हो। मैं आने वाले समय के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि इस नई जिंदगी से मेरा मर जाना ही अच्छा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों को सामना कैसे करूंगी। कुंवारी लड़की शादी होते ही प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जबकि उसे तो उसके पति ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था। सारी बात मेरे चरित्र पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रही थी। मैं बस एक ही पहलू पर सो रही थी कि यह सब कुछ कैसे हो गया। मेरा ना तो किसी से साथ ऐसा गंदा संबंध था कि जिसके नतीजे में यह सब कुछ हो जाता। शायद मेरी सास झूठ बोल रही थी। इस ख्याल से मेरे दिल पर थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन मेरा दिमाग उलझा हुआ था कि एकदम से अतुल मेरे पास आकर बैठा। मैं एकदम से डरकर उछल पड़ी। घूंघट के पीछे से जब मैं अतुल की तरफ देखी तो वह मोहब्बत भरी नजरों से मेरी ही तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। मैं अटक कर कहा कि तुम अतुल, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो मुझे बचपन से जानते हो। उसने अपने भारी भरकम हाथ मेरे नाजुक से कांपते हाथों पर रख दिए। हाथों को हल्के से दबाते हुए बोला, मेरी जान, आज की रात इन बातों के लिए नहीं है। वह अपने होठ मेरे कानों के पास ले जाकर कहने लगा कि बस खामोश हो जाओ। आज की रात तो इस प्यार भरी बातें करने के लिए है। अतुल इतने शांत होते पर भी मुझे अब बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। मेरे तो कान और कुछ भी सुनने के लिए थे। अतुल ने इतने शांत होने पर मुझे अब बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी। मेरे तो कान कुछ और ही सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन यह तो अतुल की प्यार भरी बातें सुन रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि अतुल गुस्से से आते ही मुझे पूछेगा कि किसका पाप लेकर आई हो। अभी उसके कमरे में मौजूद हूँ, अभी के अभी उसके कमरे से निकल जाऊं और अपने आशिक के पास चले जाऊं। मुझे अतुल की इन्हीं शब्दों की उम्मीद थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे से उसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों ही एक नज़रें आपस में टकराई थी कि मैं एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाल कर, जिसमें सोने का एक चैन था, उसकी गंभीर आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। अतुल ने कहा कि कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानों से छान मारा, तब जाकर यह पसंद आई है। जैसे तुम अनमोल हो वैसे ही यह सोने की चैन भी अनमोल है। मैं निगाहें उठाकर अतुल की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत की खुशी छाई हुई थी। अतुल का यह रूप मेरे लिए बहुत ही अलग था। जिस समय मेरी सास ने यह खबर सुनाई थी तो उस समय अतुल भी कमरे में मौजूद था, लेकिन उस समय से लेकर तन्हाई में आने वाले तक अतुल के चेहरे पर गुस्से की लकीर भी नहीं देखी थी। इस खबर को सुनने के बाद भी अतुल बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मुंह दिखाई में अतुल ने मुझे सोने का चैन देने के साथ साथ 2 लाख भी मेरी गोद में रख दी तो मैं हैरान रह गई।
अतुल ने कहा, इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशानी से नजरों से कभी पैसे को कभी अतुल की शक्ल की तरफ देखने लगी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इस मौके पर क्या कहूँ। बस डर था तो बस एक ही बात का कि न जाने अतुल का जो रवैया देख रही हूँ वह किसी भी समय बदल सकता है। लेकिन मेरी हैरानगी उस वक्त बहुत बढ़ गई थी जब अतुल ने मुझसे कहा कि तुम अपना यह ड्रेस चेंज कर लो और रिलैक्स हो जाओ, इतने भारी जोरे में परेशान रहोगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अतुल की बात सुनकर मैं हक्का बक्का से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो सब कुछ भी मेरे साथ हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो मैं अतुल की मिजाज को क्या समझ पाती। मैं खामोशी से उठी और अपनी शादी का लहंगा जो मैंने बड़े अरमानों से अपने लिए खरीदा था उसे उतार दिया। लहंगा उतारकर मैंने एक सादा सा कॉटन का सूट पहन लिया, मेकअप साफ किया और आईने में गैर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी जिंदगी में जो बहार और खुशबू नई जिंदगी की खुशियां शामिल थी वह एकदम से बदल चुके थे। लेकिन हैरत यह है कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कुंवारी होते हुए भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी। यह कैसे हो गया? परेशानी से मेरे चेहरे पर हाव भाव बदलने लगे। जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को तो अलमारी में लटका दिया और अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी थी जहां मैं बैठी थी। आसपास ताजा मोगरे की फूलों की खुशबू अभी फैली हुई थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसे ही पड़ी थी जैसे दूसरी तरफ अतुल, और बेड की दूसरी तरफ अतुल पीठ करके लेटा हुआ था। इस रात के हवाले मैंने जो भी सपने देखे थे वह सारे कांच की चुटकियों की तरह टूटकर बिखरे थे। यह सोचकर मेरी आंखों से आंसू भर गए थे। मैं जिंदगी में किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ मेरा अपने आप ही गंदा हो गया है। न जाने मम्मी क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वह मेरे बारे में क्या सोचने की। उन्होंने अपनी परवरिश बहुत ही अच्छी से बहुत गर्व था और उनका यह गर्व बहुत ही बुरी तरह से किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। हे भगवान, मेरे साथ यह क्या हो गया? यह सब कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोई सिरा नहीं मिल रहा था। खामोशी से मेरे दिल में आंसू गिरते जा रहे थे। अतुल शायद अब सो चुका था। मैं भी तो उसके बराबर में सिमट कर लेट गई, लेकिन नींद किस जालिम को आती थी। मेरा सर दर्द की वजह से फटा जा रहा था। भगवान, मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकती। ना मेरा भाई है, ना ही तूने बहनें दी जिसे गले लगाकर रो सकती, अपना गम हल्का कर सकूं। मेरा यह समस्या कैसे हल होगी? मेरे समझ से बाहर थी। हे भगवान, तूने मेरे साथ यह सब क्या कर दिया? मैं बार बार अपने आप को सवालों को कटघरों में लाकर खड़ा करती तो इतनी ही ज्यादा दुखी हो जाती। अपने साथ लेटे हुए अपने पति अतुल को देखा जो बहुत ही सुकून से सो रहा था और एक मैं थी कि जाग रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही लंबी रात हो गई है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह कहीं 5 बजे जाकर मेरी आंख लगी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई कि आवाज आने लगी और मेरी आंख खुल गई। मैं करवटें मोड़कर दूसरी तरफ देखा तो अतुल जरा सी करवट उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के होने वाले हादसे के बारे में एक एक करके दोबारा मुझे याद आने लगे तो मेरा दिल फिर से भारी होने लगा। लेकिन अभी तक तो मुझे कोई ऐसी आसान नजर नहीं थी आ रहे थे जिससे मुझे अंदेशा होता कि अतुल मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। तभी गुड मॉर्निंग मैडम जी, अतुल की बहुत ही मीठी और प्यार में डूबी हुई आवाज ने मेरे कानों में गूंजी। तो मैं भी धीरे से उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और फिर वह बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सामने ही उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसकी माँ के साथ एक नौकरानी ट्रे उठाकर अंदर आई। ए राजू, फौरन नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें इंजेक्शन भी लगाना है। रात से तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन देना है। मैं कुछ ना समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने नौकरानी को इशारा किया कि उसने ट्रे मेरे बेड पर रख दी। मेरी सास ने कहा कि राजू जल्दी जल्दी नाश्ता करो, उसके बाद आज मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। थोड़ी देर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी तैयारियां करनी है। नाश्ता करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लगभग 2 दिन से भूखी थी। उल्टियां करके मेरा पेट बिल्कुल खाली हो चुका था, इसीलिए पेट में अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस हो रहा था। फिर मेरे साथ अतुल की तरफ मुड़कर अतुल से कुछ कहने लगी।
अतुल, तुम्हारा आज पार्टी के लिए ड्रेस तैयार है, पहनकर देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि इसे दोबारा इस्त्री होना चाहिए तो बता देना, नौकरानी से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। मैं उन दोनों माँ बेटे की आज होने वाली रस्म के लिए तैयारी के हवाले इतना खुश होते देख रही थी कि उनकी बातें सुन रही थी। मैं बहुत परेशान थी। वॉशरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई। मैंने एक ब्रेड उठाई और एक कप चाय उठा लिया। जैसे ही मैं चाय कप खत्म करके टेबल पर रखा, नौकरानी मेरे सामने से कप उठाई और बाहर निकल गई। फिर मेरी सास मेरे पास बैठी और उन्होंने अपने हैंडबैग से इंजेक्शन निकाला और मुझे कहा कि अपना हाथ आगे करो। मैं चुपचाप अपना हाथ आगे किया तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसका थोड़ा सा दर्द तो हुआ लेकिन फिर ठीक हो गया। इतने में अतुल का भाई भी कमरे में आ गया और अतुल का यह भाई दिमागी तौर पर पागल था। वह बच्चों जैसी हरकतें किया करता था। उसकी उम्र 25 साल हो चुकी थी। वह अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, मम्मी क्या अब यह हमारे साथ ही रहेगी? तो मेरी सास ने हंसते हुए कहा कि हाँ, अब यह हमारे घर में ही रहेगी। अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन को तैयार भी होना है। फिर हम उसे लेकर, मेरी सास की बात मेरे देवर का मूड खराब हो गया, लेकिन अतुल उसे जबरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और मेरी सास अकेले थे कि अचानक वह मेरे पास आई और कुछ पैसे मेरे गोद में रख दिए और कहा कि इन्हें खर्च करो और पैसे बच्चा होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। अपनी सास की यह बात सुनकर पहले तो मुझे हैरत हुई, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं कुछ कहना चाहती थी, वह एकदम से बोली कि तुम्हें अभी कुछ कहने की परमिशन नहीं है राजू, अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं आगे कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल जरूर करना है और भगवान के लिए मुझे उसका जवाब देकर जाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे यह पैसे क्यों दिए और इस बच्चे से मेरा क्या संबंध है? मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। अच्छा, तो तुम कुंवारी हो? मेरी सास ने जरा गुस्से से मेरी तरफ देखा। अगर तुम कुंवारी हो तो यह बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया? तुम किसे उल्लू बना रही हो राजू? मैं एकदम बहुत ही अनुभवी दाई हूँ। अगर शादी से पहले मुझे इन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू न बनाती, लेकिन मेरे पति ने तुम्हारे बाप से वादा किया था और दोनों बच्चों की शादी होगी। मैंने उन्हें वादे को निभाया है और इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, यह पैसे तुम्हें इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा जो दिल करता है खाओ पियो और अपनी सेहत बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सकता है करते रहेंगे। यह बात करके मेरी सास बाहर जा चुकी थी। मैंने फौरन भागकर कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर चीख मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपनी सास का एहसान मानती कि मुझे ऐसी लड़की को उन्होंने अपना लिया था। अपनी किस्मत पर आंसू बहाते जिसने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मैं अपनों से ही निगाह चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों का सामना कैसे करूंगी। हे भगवान, मैं किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ आगे भी गड्ढा और पीछे भी खाई हैं। अतुल और मेरे सास के व्यवहार को देखती हूँ तो उनके बड़ा मेरा अपना कोई नजर नहीं आता। ऐसा लगता कि यह दोनों मेरे कितने बड़े मददगार हैं और दूसरी तरफ अपने ही घर वालों की इज्जत को उछलने वालों की समझ भी नहीं आती। अगर यह मुझे इतना ही चाहते हैं और मेरी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो फिर हद से को छुपा रखे। मेरी सास ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में क्यों गिरा दिया? मेरी माँ की कैसे गिरकर मेरी सास के पैर पड़े थे और इस खबर को कहीं मत फैलाना, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरी और बेटी की इज्जत का सवाल है। कितनी मुश्किल से मेरी सास इस बात के लिए मानी थी, वह इस बात को कहीं नहीं बताएगी। मैं पेट से हूँ। अचानक आने वाले इस ख्याल से मेरा दिल कटरा गया था। अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और डरी हुई नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाजे को खोला तो सामने ब्यूटी पार्लर से आई हुई दो लड़कियां खड़ी थी जो मुझे परेशान नजरों से देख रही थी। मैं अपने आप रो रही थी। अंदर आते हुए एक लड़की ने कहा दरवाजा बंद किया और मुझसे सवाल किया कि तुम्हें गड़बड़ सी लग रही है। अपने आंसू साफ किया। उससे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन लड़कियां तो अपने मुंह दिखाई की रस्म के दिन बहुत ही खुश होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहाना बनाया और मेरे सर में दर्द हो रहा था और फिर मुझे अपने मम्मी पापा की भी याद आ रही थी, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए।
माँ बाप से बहुत याद आते हैं तो बात बात पर आंख भर आती है। हम भी खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। उसमें से एक लड़की बहुत ही बनी हुई थी, लगातार बोले जा रही थी और यहाँ मेरे दिल की दुनिया हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि अतुल ने शादी से पहले नहीं, शादी के बाद मुझे छुआ था और मैं एकदम पवित्र लड़की थी, फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ब्यूटिशियन मुझे तैयार करके जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास और अतुल मुझे मैरिज हॉल ले गए, जहाँ पर मुंह दिखाई का फंक्शन होना था। मुंह दिखाई का फंक्शन बहुत ही बड़ा था रखा था। ना जाने कितने मेहमानों को बुलाया गया था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बैठा दिया गया। अतुल और मेरी सास शाइन की तरह मेरे आसपास मौजूद रहे। मुझे दूर दूर तक मेहमानों के चेहरे ही नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें कहीं भी मुझे मेरी माँ दिखाई नहीं दी। तो मैंने धीरे से अपनी सास से पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ हैं, क्या वह नहीं आई है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत कहा था, लेकिन वह नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा वह ठीक तो है मम्मी जी, हाँ हाँ वह बिल्कुल ठीक है। हमारी तरफ उसका इतना स्टेमिना तो नहीं है अपनी चरित्रहीन बेटी का सामना कर सके, जो शादी से पहले ही किसी और बाप की अपनी कोख में पाल रही है। अपनी सास की बात सुनकर मेरी आंखें ना चाहते हुए भी शर्म से झुक गई थी। मैं खुद को मुजरिम समझने लगी थी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो चुकी थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। मेरी विधवा माँ पता नहीं किस हाल में होगी। जैसे ही मैं मैरिज हॉल से आई, मैं अपनी माँ के पास आ गई। मेरी माँ का घर और मेरी ससुराल ज्यादा दूर नहीं था। दोनों घर मोहल्ले में ही थे और आमने सामने थे। पहले दोनों घर एक ही हुआ करते थे, फिर दोनों घरों के बीच को कटाकर एक रास्ता सा बना दिया गया था, जिससे दोनों घर अलग अलग हो गए थे। यह घर मेरे पापा और अतुल के पापा ने मिलकर बना लिया था। यह घर क्या था, पूरा महल था। मेरे पापा और अतुल के पापा आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों आपस में भाइयों की तरह रहते थे। हम दोनों परिवार साथ में मिलकर रहते थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं अकेली थी, जबकि अतुल के परिवार में अतुल का एक छोटा भाई रंजन और उसके मम्मी पापा थे। दोनों परिवारों के बच्चे दोनों ही पंक्तियों में एकदम अपने की तरह मिलजुल कर रहते थे। मेरे पापा बहुत मेहनती थे। अतुल के पापा और मेरे पापा दुबई में कारोबार करते थे, लेकिन फिर अतुल के पापा के यहाँ हिंदुस्तान में कारोबार शुरू कर लिया और मेरे पापा दुबई में ही रह गए। वह अब दुबई वाला कारोबार संभालते थे और अतुल के पापा हिंदुस्तान वाला कारोबार संभालते थे। लेकिन अतुल के पापा बहुत ही कामचोर थे और उनका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। लेकिन मेरे पापा को इससे कोई मतलब नहीं था। उन दोनों की आपस में बेहद गहरी दोस्ती थी और वह अतुल के पापा को बिल्कुल अपने भाई जैसा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे मेरे पापा को लगने लगा था कि उनका दोस्त उनके पैसों पर ऐश कर रहा है और खुद कोई काम नहीं करता। तो फिर पापा ने हर चीज का बंटवारा कर दिया था। यह घर भी दो हिस्सों में बांट दिया था। बीच में एक रास्ता निकालकर एक तरफ हम लोग रहते, दूसरी तरफ अतुल का परिवार रहता था। अतुल के पापा को हराम की लत लग चुकी थी। अब उनसे कोई काम नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उनका बिजनेस डूबता चला गया और फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन हमारे घर में पैसों की खूब रेल फेल थी। अतुल की माँ खुद को एक गायनोकोलॉजिस्ट कहती थी, लेकिन हकीकत में वह सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। एक केस खराब होने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन फिर उन्हें कहीं पर भी जॉब न मिली। वह अपने मोहल्ले में ही डिलीवरी कराने लगी और फिर एक दिन अतुल के पापा की नौकरी भी खत्म हो गई, क्योंकि उनका काम में मन नहीं लगता था। अब अतुल के परिवार में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। मेरे पापा से देखा नहीं गया था। फिर वह थोड़ा बहुत अतुल के पापा को भी दे दिया करते थे। घर खर्च के लिए पैसे भेजते रहते थे। इस तरह अतुल का घर भी चलने लगा था। लेकिन इस समय मेरे पापा और अतुल के पापा की डेथ हो गई थी। वह दोनों कहीं घूमने जा रहे थे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे और गाड़ी खाई में जाकर गिरी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। पापा की अचानक हुई इस मौत से हमारा पूरा परिवार बिखर गया था। लेकिन उस समय अतुल की नौकरी लग चुकी थी और वह अपने घर को संभालने लगा था। मेरी सास के दो ही बेटे थे, एक अतुल और दूसरा रंजन। रंजन दिमागी तौर से थोड़ा बीमार था। अतुल की और मेरी बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी।
हम दोनों के पापा ने आपस में मिलकर बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी। मेरी मम्मी ने भी कभी उन्हें आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाती। और दूसरा, अतुल भी मेरी माँ को बहुत पसंद करता था और फिर भले घर का रिश्ता था और इस तरह से एक घर से उठकर दूसरे घर में आ गई थी। मेरी माँ ने इसीलिए यह रिश्ता स्वीकार कर लिया था क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मुझे मेरी माँ अनजान लोगों को नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह खुद विधवा थी और मैं अनाथ। हमारे सर पर किसी का हाथ नहीं था। पता नहीं अनजान लोग कैसे निकलते, इसीलिए मेरी माँ ने अतुल से शादी करने की ही खैरियत समझी थी। सब कुछ सोचते सोचते खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू निकलकर गालों पे बहने लगे। सब कुछ ठीक जा रहा था लेकिन पता नहीं कैसे यह मेरी प्रेगनेंसी की बात बीच में आ गई। मैं मम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वह बेड पर लेटी हुई छत की तरफ खुली रही थी। उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो वह मुझे खाली खाली नजरों से देखने लगी। मेरी मम्मी मुझे गुस्से से बोली, ऐसे भी क्या आग लगी थी राजू, तुझे शादी तो तेरी अतुल से एक न एक दिन तो हो ही जानी थी। यह मुफ्त की कालिख अपने माथे पर लगाने की क्या जरूरत थी? तुझे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने मुझे यह दुख दिखाया? मम्मी की बात पर मैं रो पड़ी। मम्मी, मेरा विश्वास करो, मैं निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ। क्या मुझे आप पर भी विश्वास दिलाने की जरूरत है? मैं फूट फूट कर रोती थी तो मम्मी एकदम से स्विच अप कर मेरे पास बैठ गई। यह क्या कर रही हो राजू? मैं ठीक कर रही हूँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ मेरी सास कह रही है वह सही है या गलत। मुझे आपकी कसम, मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं नहीं जानती कि इस मेरे पाप का असर कारण कौन है। तो मम्मी हैरत और परेशानी से मिली जुली हालत में मेरी तरफ देखने लगी। यह पाप किसका है हे भगवान? रोटी चली गई। कुछ देर मम्मी के पास बैठने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। मेरे लिए यह बात बहुत ही हैरान कर देने वाली थी कि अतुल बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आया था, ना ही उसने अपने पति होने का हक मुझसे वसूला था। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती तो वह मुझसे कहता कि जब तक तुम यह बच्चा पैदा नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। और यह बात करते करते अतुल के शब्दों में ना तो मुझे कोई ताना नजर आता और ना ही तंग और ना ही किसी तरह की कोई गुस्सा। वह यह बात इतनी आराम से करता कि मैं हैरान हो जाती। ऐसा लगता कि जैसे यह उसी का बच्चा हो। अब तो मुझे अतुल पर भी शक होने लगा था लेकिन मैं खामोशी से आने वाले समय का इंतजार करती चली जा रही थी। पहले पहले तो मुझे लगा कि मेरी सास मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे पीरियड मिस होते रहे थे और मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, मेरे होश भी उड़ते जा रहे थे। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में किसका बच्चा था मुझे नहीं पता था। कभी कभी अतुल पर शक होता कि कहीं अतुल ने तो मेरे साथ गलत नहीं किया। अतुल के अलावा मैं किसी लड़के के साथ नहीं उठती बैठती थी, लेकिन अतुल अगर मेरे साथ कुछ गलत करता तो फिर शादी के बाद उसने मुझे अभी तक हाथ क्यों नहीं लगाया था? वह मुझसे दूर दूर क्यों रहता था? और दूसरा शक मेरे देवर रंजन पर जाता था, लेकिन वह तो दिमागी तौर से मरीज था। वह मेरे साथ यह सब कुछ कैसे कर सकता था? लेकिन मैं भी सच में जानने की ठंडी, आखिर मेरे पेट में किसका बच्चा था? मेरी जिंदगी में अतुल और रंजन के अलावा कोई दूसरा मर्द नहीं था। मैंने तय कर लिया कि जैसे ही बच्चे को जन्म होगा बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी थी तो चुपके से मैंने अपना चेकअप करवाया ही था। अचानक ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गए। मम्मी मेरे साथ ही थी और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। लेकिन यह खबर ना तो मुझे कोई खुशी दे पाई और ना ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चे की डीएनए करवाना चाहती हूँ, तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने चेहरे पर पहले कठिनाई तो देखकर उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और बच्ची का डीएनए ले गया। मैं बच्ची को लेकर खामोशी से घर आ गई। मेरी सास और अतुल बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने साथ लगा लिया। लेकिन मैं सपाट नजरों से अपनी सास और अपने पति अतुल को देखती रही। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि यह मेरे बच्चे का असली बाप तो रंजन है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने वह डीएनए की रिपोर्ट लाकर अपनी सास और अपने पति के मुंह पर मारी और उनसे कहा कि यह सब क्या है?
मेरी सास का रंग एकदम से बदल गया। और दूसरी रिपोर्ट मुझे अतुल के कमरे से मिली थी, अतुल की थी, जो मुझे अतुल की अलमारी से मिली थी। अतुल इस अलमारी को हर समय लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया तो ऐसे ही उत्सुकता के मारे मैंने वह अलमारी खोल कर देखी कि आखिर ऐसी क्या चीज है कि अलमारी की अतुल हर समय लॉक कर रखता है। यह रिपोर्ट मुझे वहीं पर नजर आई थी, जिसके अनुसार अतुल नामर्द था, बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं था। अब मुझे इन माँ बेटे की सारी बातें समझ में आ गई थी। वह अतुल की कमी का पर्दा डालना चाहते थे, क्योंकि मेरी सास और अतुल को यह लगता था कि नाजायज बच्चा पैदा हो जाने के बाद कभी भी आंख उठाने की काबिल नहीं रहूंगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूंगी। और रह गई अतुल के अंदर की यह कमी, तो उसे इसलिए बर्दाश्त कर लूंगी कि मैं एक चरित्रहीन लड़की हूँ, शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, और अपनी इस कमी के चलते मैं अतुल की इतनी बड़ी कमी के साथ स्वीकार कर लूंगी। लेकिन यह सब कुछ उल्टा ही हो गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। मेरी सास ने पूरे घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल किया था। ना जाने रंजन कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि मेरी सास अक्सर जब भी कोई अच्छी चीज पकाती तो मुझे अपने घर बुला लेती थी और रात भी अपने पास ही रोक लेती थी। उसकी अगली सुबह मेरा पूरा दिन सर घूमता रहता और पूरा शरीर दर्द करता, लेकिन समझ नहीं आती थी कि मेरी तबीयत इतनी गिरी सी क्यों है। और यह बात मुझे अब समझ आ गई थी कि मुझे बेहोशी की दवा खिलाने के बाद वह मेरे शरीर को अपने बेटे रंजन के हवाले कर देती, जो दिमागी तौर पर पागल था लेकिन जिस्मानी तौर पर पूरा मर्द था। वह पूरी रात मेरे शरीर के साथ खेलता रहता था, जिसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी सास इसी मौके के इंतजार में थी। उन्होंने अब मेरे ऊपर और मेरी माँ के ऊपर एहसान करते हुए अतुल जैसे नामर्द बेटे की शादी मुझसे कर दी, ताकि अतुल का भरम भी कायम रहे। अपनी सास के एहसान के तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजार दूं और झूठ तक न कर सकूं, एक ही देर में दो शिकार। लेकिन मैं और मेरी माँ ने फैसला किया कि हम इस फिल्म के खिलाफ बोलेंगे, और फिर मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सास और दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मेरी सास और मेरे पति अतुल को 5 साल की सजा सुनाई गई, जबकि रंजन दिमागी तौर से स्टेबल नहीं था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन अब मेरे लिए यह और ज्यादा परेशानी की बात थी, क्योंकि अब रंजन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और अब रंजन की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई थी। इस मामले में मैं रंजन को गलत नहीं ठहरा सकती, क्योंकि वह तो मासूम था। उसे जैसा कहा गया वैसा ही किया। रंजन को सही और गलत का कोई पहचान नहीं था। मैं रंजन की देखभाल करने लगी। रंजन की देखभाल करते करते मैंने महसूस किया कि दिल का बहुत ही अच्छा लड़का था, बिल्कुल बच्चों की तरह साफ साफ उसके दिल से कोई पाप नहीं था। वह मेरे साथ बहुत खुश रहता था। मैं रंजन को लेकर डॉक्टर के पास गई। रंजन को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि रंजन ठीक हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और इतने पैसे डॉक्टर ने बताए जितने कि मेरे पास नहीं थे। इतना महंगा इलाज रंजन में नहीं करा सकती। लेकिन अब मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर भी दिखाई दे रहा था। कुछ भी कहो, जो बच्ची मेरी गोद में थी वह मेरा अपना ही खून थी और उसका बाप रंजन था। मैं अपनी बेटी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच दिया और रंजन के इलाज पर पैसे लगा दिया। भगवान की कृपा हुई, धीरे धीरे रंजन ठीक होता चला गया। कुछ दवाइयाँ का असर था, कुछ मेरी मोहब्बत और देखभाल थी कि रंजन ठीक होने लगा था। मेरी इतनी ज्यादा देखभाल करने से रंजन मेरा दीवाना हो गया था। वह मुझसे प्यार करने लगा था और मैं भी तो अब रंजन के बिना नहीं रह सकती थी। मैं भी रंजन से प्यार करने लगी थी और फिर मैं और रंजन ने शादी कर ली। रंजन आज बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन वह पुरानी बातें भूला नहीं था कि उसकी माँ ने किस तरह उसका इस्तेमाल करके मेरे साथ गलत किया था। रंजन मुझसे बहुत शर्मिंदा था। वह मुझसे माफ़ी मांगता कि मैं तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैं रंजन को तो न जाने कब का माफ़ कर दिया था, क्योंकि रंजन को तो मैंने कभी गलत समझा ही नहीं था। आज मैं रंजन और शादीशुदा जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ गुजार रहे हैं। मेरी सास और अतुल की सजा पूरी होने वाली थी और तभी रंजन ने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं रहेंगे। रंजन मुझे लेकर एक
एक किराए के घर में आ गया। रंजन ने बैंक से कुछ लोन लेकर रंजन ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। भगवान की कृपा हुई कि बिजनेस अच्छा चल निकला और हम बहुत ही सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।